आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ क्या होता है और इसी को हम शुगर भी कहते हैं। तो हमारे शरीर को किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है और यह एनर्जी हमें ग्लूकोज से मिलती है। तो जब हम खाना खाते हैं तो यह हमारे पेट में एब्जॉर्ब होकर ग्लूकोज के रूप में ब्लड में चला जाता है। अब यह ब्लड से ग्लूकोज को हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक ले जाने के लिए एक कैरियर की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। यह इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज को शरीर के सभी कोशिकाओं तक ले जाने का काम करता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज को कैसे शरीर के सभी कोशिकाओं तक ले जा रहा है। और एक स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 70 से 90 mg प्रति 100 ml ब्लड में ग्लूकोज का लेवल होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा मिठाई खा लेता है तो उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। तो यह ज़्यादा टाइम तक नहीं बना रहता है, यह धीरे धीरे ऑटोमेटिक कम हो जाता है। अगर यही कंडीशन ज़्यादा समय तक बना रहता है और ग्लूकोज लेवल बढ़कर 150, 200, 250, 300 के आसपास में पहुंच जाता है तो इस कंडीशन को हम डायबिटीज़ कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति 5-6 दिनों से कुछ नहीं खा पी रहा हो तो उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है और इसी को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और हाइपोग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया से कई गुना खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं को ग्लूकोज नहीं मिल पाता है, जिससे वह हमारे विटामिन प्रोटीन को खाना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से हमारा शरीर दुबला पतला हो जाता है और हमें कमजोरी महसूस होने लगती है। चलो अब हम देखते हैं कि डायबिटीज़ होता कैसा है। तो हमारे शरीर में एक पैंक्रियास ग्लैंड होती है, जिसे हम मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे पैंक्रियास ग्लैंड में 3 सेल पाई जाती हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा सेल से ग्लूकेगॉन हार्मोन्स निकलता है जो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है, और बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है जो ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है, और गामा सेल से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स निकलता है जो इसका काम होता है ग्रोथ हार्मोन्स के लिए। तो इसको हम इसमें नहीं देखेंगे, हम इसमें मेनली अल्फ़ा और बीटा सेल के बारे में देखेंगे। आप इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से समझना, आपको समझ में आ जाएगा कि डायबिटीज़ कैसे होता है। फर्स्ट कॉलम में जीआईटी यानी कि पेट है, और सेकंड कॉलम में ब्लड है, और थर्ड कॉलम में सेल है। तो जब हम खाना खाते हैं तो वह पेट में एब्जॉर्ब होकर ग्लूकोज ब्लड में चला जाता है। अब ब्लड से ग्लूकोज को सेल में जाने के लिए एक कैरियर की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। तो यह इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। तो यह नॉर्मल प्रोसेस हमारे बॉडी में चलता रहता है। अगर आपके शरीर में किसी कारण की वजह से बीटा सेल डीजनरेट होने लगे या बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलना बंद हो जाए, तो आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड से ग्लूकोज को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम इंसुलिन ही करता है। अगर आपका बीटा सेल काम करना बंद कर देगा या इंसुलिन नहीं निकालेगा तो यहाँ से ब्लड से ग्लूकोज को ले जाने के लिए कोई मजदूर नहीं बचेगा
आप इंसुलिन को मजदूर समझ लीजिए तो नहीं बचेगा, तो आपके ब्लड में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। और जब आपके ब्लड में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो आपका ब्लड शुगर भी बढ़ जाएगा, और इसी को हम ब्लड शुगर भी कहते हैं, जिसे लोग गांव में मधुमेह कहते हैं। शुगर हो गया है, शुगर हो गया है, वो यही है। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो गया हो तो उसे सबसे पहले खाना खाने में परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमको ग्लूकोज के लेवल को कम करना है। तो अब ग्लूकोज का लेवल कैसे कम होगा? तो अगर कोई व्यक्ति दिन में 5-6 रोटी खाता है तो वह सुबह में पहले 2 रोटी खाए, फिर 2 घंटे बाद 2 रोटी खा ले, फिर 2 घंटे बाद 1 रोटी खा ले। इसी तरह वह करके दिन भर में 3 से 4 बार खाए, जिससे उसके शरीर में धीरे धीरे ग्लूकोज की मात्रा बनती रहेगी। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो गया हो तो उसको कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं? डायबिटीज़ में व्यक्ति को कमजोरी महसूस होती है, और डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा पहचान रैपिड यूरिनेशन, यानी कि व्यक्ति को दिन में 8 से 10 बार टॉयलेट जाना पड़ता है। स्लो हीलिंग, अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज़ से परेशान है तो उसे स्लो हीलिंग, मतलब कि अगर उसे चोट लग जाती है तो वह ज़्यादा टाइम लेता है ठीक होने में, या ज़्यादा दिन लगता है उसे ठीक होने में। थर्स्ट, उस व्यक्ति को दिन में 5 से 6 बार प्यास लगेगी। अब हम देखेंगे कि डायबिटीज़ कितने प्रकार का होता है। तो डायबिटीज़ हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला है इंसुलिन डिपेंडेंस डायबिटीज़ मेलाइटस, नाम से लग रहा है कि यह इंसुलिन पर डिपेंडेंट है। और दूसरा हमारा है नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस, और दूसरा है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, और ये भी नाम से लग रहा है कि ये इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट टाइप का डायबिटीज़। तो फर्स्ट टाइप के डायबिटीज़ को हम IDDM के नाम से भी जानते हैं। इसमें बीटा सेल डिजेनरेट होने लगता है, या बीटा सेल की संख्या कम होने लगती है, जिससे इंसुलिन हार्मोन्स कम रिलीज होता है, या इंसुलिन का हार्मोन्स डिक्रीज होने लगता है, जिससे व्यक्ति के ब्लड में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है। और यह एडोलसेंस होता है, यानी कि यह किशोरा अवस्था में होता है। 30 के कम एज वालों को यह फर्स्ट टाइप का डायबिटीज़ होता है, और यह नॉन हेरिडिटी भी होता है, यानी कि यह आनुवंशिक नहीं होता है, और यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं जाता है। और सेकेंड टाइप के डायबिटीज़ को हम NIDDM के नाम से भी जानते हैं। इसमें गामा सेल से ग्लूकेगॉन हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। यह हेरिडिटी होता है, यानी कि यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, और यह ओल्ड एज में होता है। कोई व्यक्ति 40, 45, 50, 55 का होता है, उस उम्र में यह काफ़ी देखा जाता है। अब हम देखेंगे एंटी डायबिटिक ड्रग, यानी कि शुगर को ठीक करने वाली दवाएं। तो इसको हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है ग्वानिडीन डेरिवेटिव, और दूसरा है सल्फोनिल यूरिएस। तो हम पहले देखेंगे ग्वानिडीन डेरिवेटिव। तो इसमें 2 मेडिसिन आती हैं, एक है बिगुनाइड और दूसरी है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन जो है इसे हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, इसे जो डॉक्टर होते हैं बहुत ज़्यादा इसे प्रिस्क्राइब करते हैं, पेशेंट को देते हैं। अब हम बात करेंगे सल्फोनिल यूरिएस। इसमें जो मेडिसिन आती हैं कार्बुटामाइड, टालबुटामाइड, क्लोरप्रोमाइड, ग्लिबिंक्लामाइड, ग्लाइकोडायाजिन आती हैं। तो इन दवाओं का प्रयोग करके हम अपने शुगर को कम कर सकते हैं।